I am who I'm meant to be. तो कंपोनेंट फॉर्म को और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक डिफरेंशिएट कर दिया है दोनों को, कार्टेशियन सिस्टम और वेक्टर सिस्टम्स को। कार्टेशियन सिस्टम में आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, जैसे x1 y1 z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 z2। कार्टेशियन सिस्टम में हमें कोऑर्डिनेट्स से दिए होते थे, तो हमें जनरली क्या पूछा जाता था, भाई ए बी की लेंथ बताओ कितनी है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते थे आप स्टैंडर्ड, और निकाल सकते थे भाई ए बी की लेंथ चाहिए, तो दैट मींस आपको इन दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसका मैग्नीट्यूड बताना है। यही होता था स्टैंडर्ड, हम यही यहां से ही चेक करते थे। और कितनी होगी, अब ए बी की आप देख रहे हैं, ए से स्टार्ट हुए हैं और बी पे खत्म हुए, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। यही होता था, डिस्टेंस निकालते थे ए बी का। ये तो था कार्टेशियन सिस्टम में। लेकिन वेक्टर में क्या चीज अलग हो जाएगी। अब वेक्टर में जो आपका स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड सिस्टम होता था, उसको अब हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के। सेम चीज है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी को अगर हम वेक्टर स्पेस में यूज करें, वेक्टर्स में अगर हम देख रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको वही दिए हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स वही दिए x2 y2 z2। अब आपको ए बी वेक्टर के बारे में बताना है। ये तो हम 10th में पढ़ रहे हैं, या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स से 11th 12th में पढ़ते हैं कि 3D स्पेस में कैसे है। 3D स्पेस का मतलब ये नहीं है कि ये आपको नहीं पढ़ाया गया अभी। अगर मैं इसे x5 या xz में लेता तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है कि कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है स्पेस में या 2 डायमेंशनल प्लेन में। अगर यहां तक मैं देखूं तो ये सिंपल डिस्टेंस फार्मूला है। लेकिन जो ये z2 माइनस z1 होल स्क्वायर मैंने डाला, ये एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट्स में। अब वेक्टर्स में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ए बी वेक्टर मतलब ए इज टेल, बी इज हेड, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो मेरे को वेक्टर कैसे बनाना है। अभी तक तो आपको पता था कि ओरिजिन दिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। जैसे ओ ए, इस ट्राइंगल अगर ध्यान से देखिए तो आप बोल सकते हैं अभी ट्राइंगल ओ ए बी को आप देखिए, तो ओ ए में बी ट्राइंगल में ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो आप यहां से निकाल लेते हैं ओ ए माइनस ओ बी, सॉरी ए बी वेक्टर हमें चाहिए, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये थ्योरी है, ये सिंपल थ्योरी है जो आपने ट्राइंगल लॉ में पढ़ी है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, दिस इज ए बी। लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए ना, ये ट्राइंगल लॉ यूज किया आपने, रिजल्ट कैसे आएंगे। अब आप ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर निकालेंगे, पहले ओ बी वेक्टर बनाएंगे। ओ बी वेक्टर बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे भाई, ओ बी वेक्टर को निकालने के लिए आप इसका कंपोनेंट फॉर्म देखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म है x1 y1 z1, तो आप इसे लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे देखेंगे। सॉरी दिस इज ओ ए, गलती होगी, दिस इज ओ ए। ऐसे ही आप ओ बी वेक्टर को भी निकालेंगे, इसका भी कंपोनेंट फॉर्म देखेंगे x2 y2 z2, इसके x y z कोऑर्डिनेट्स जो है वो x y z कंपोनेंट्स बन जाएंगे, और इसको भी वही लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यही रहेगा। आप फिर इसको यहां पे यूज करेंगे, ए बी वेक्टर आ जाएगा। कैसे आएगा,
मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, ए बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो रिजल्ट इज x2 माइनस x1 आई का, आई में से आई। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे आपको ध्यान से समझना है। जब आप ओबी वेक्टर में से ओए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप एक आई कंपोनेंट्स और जेड कंपोनेंट्स और के कंपोनेंट्स, इनमें ध्यान रखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट ही सब्ट्रैक्ट होगा, y में से y कंपोनेंट ही सब्ट्रैक्ट होगा, z में से z कंपोनेंट ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो ये फॉर्म आ रही है y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यही है ए बी वेक्टर। अब बात आती है, क्या ये रिजल्ट जल्दी नहीं निकाला जा सकता? आप क्या हर बार ट्रायंगल लॉ यूज करोगे? हर बार ट्रायंगल लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म्स पता है, जैसे कि मेरे को पता है कि ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2, निकालना क्या है मेरे को ए बी वेक्टर बताना है, ए बी वेक्टर कितना होगा। तो मेरे को ये पता है कि ये टेल है, ये हेड है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, तो मैं ए बी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म भी तो लिख सकता हूँ, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये ए बी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म है। और जब एक बार कंपोनेंट फॉर्म आ गया तो वेक्टर भी आ गया। आप किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिख सकते हैं, जो भी वेक्टर आपको दिया है उसमें उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, फाइनल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसका कंपोनेंट फॉर्म निकल सकता है। जैसे ही ये कंपोनेंट फॉर्म आ गया आपके पास सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, आपको ये पूरा टाइम बच जाता है, ये बार बार ट्रायंगल लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 3D ज्योमेट्री का आप यूज कर सकते हैं। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो यही आता है जो हम डिस्टेंस निकाल रहे। अगर ए बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, जैसे कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यही है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब आप निकालते हैं जो कि IJK की फॉर्म में होता है, क्लियर, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, वो ऐसे ही आता है। ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया है, अभी इसको बाद में देखेंगे, अभी अगर ये चीज समझ में आ गई कि वेक्टर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से कैसे आएंगे अब, क्योंकि हमें तो चाहिए मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड के अलावा और कुछ नहीं जानते। आपको एंगल निकालने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे IJK ऑलरेडी गिवन है, ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड कई बार जरूरी हो जाता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो अब हम ये समझेंगे कि वेक्टर फॉर्म, अगर आपको जो वेक्टर्स अगर आपको IJK की फॉर्म में दिए हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वो कंपोनेंट फॉर्म में अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में हमने ये देखा है कि XY एक्सिस में अगर आपको P पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x और y, ठीक है, तो आप OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट फॉर्म की हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म इज दिस, सो इट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपल, यही स्टैंडर्ड आपने रिजल्ट समझा था। वैसे ही अगर इसे 3D स्पेस में हम यूज करें, जैसे कि x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और मेरे पास फिर से एक पॉइंट P है जिसमें x y z कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो मैं फिर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। OP वेक्टर क्या है, दैट इज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z j कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला, इसका कंपोनेंट फॉर्म लिख के, ये कंपोनेंट फॉर्म लिया, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में डाला। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, तो इसके जितने भी कंपोनेंट फॉर्म में पार्ट्स हैं, जैसे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, इन सभी कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल स्क्वायर और उन सब का सम,
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात आती है कि क्या आप हमेशा ओरिजिन की रिस्पेक्ट से देखेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं। जैसे कि मेरे पास 2 पॉइंट दिए ए बी, लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम x1 y1 z1 x2 y2 z2 यही है। अब ए बी वेक्टर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम पहले कंपोनेंट फॉर्म्स पे स्ट्रेस करेंगे। x1 y1 z1 ये इसके कंपोनेंट आ गए, x2 y2 z2 ये इसके कंपोनेंट फॉर्म बनेंगे। अब ए बी वेक्टर जो होगा उसकी कंपोनेंट फॉर्म पहले हम लिखते हैं, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यही होगी। अब यहीं से आप इसकी ए बी वेक्टर की फॉर्म भी लिखते हैं। मैं प्रीवियस डिस्कशन को ही आगे लेके जा रहा हूं। x2 माइनस x1 क्योंकि x कंपोनेंट है, ठीक है, y2 माइनस y1 क्योंकि y कंपोनेंट है, j का। सिमिलरली ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। मैग्नीट्यूड जो लास्ट था, जो मैंने डिस्टेंस फॉर्म से बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाला गया है, उसको आप मैग्नीट्यूड को भी सीधे डायरेक्ट वैसे ही निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि आप कंपोनेंट फॉर्म में जो कंपोनेंट्स आपने निकाले उन सब का इंडिविजुअल स्क्वायर और उनका सम, इसका इंडिविजुअल स्क्वायर क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लीजिए, y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लीजिए, z कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लीजिए, सबका सम कर दीजिए, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल्स में ये क्लियर ज्यादा इजीली समझ आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे यूज में आएगी हमारे एडिशंस में, सब्ट्रैक्शंस में और आगे मल्टीप्लिकेशंस में भी। उसको देखने से पहले एक एग्जांपल्स में देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और एक वेक्टर है b विच इज माइनस i कैप प्लस 2k कैप। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं और बोला ये गया है कि फाइंड a प्लस b a माइनस b, और हमें यह भी बोला गया कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए। तो अब हम दोनों चीजें देख लेते हैं। अब a प्लस बी अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि हमारे वेक्टर्स क्या है, ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए। पहली बात, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, दोनों का सम, दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको पहले इनका सम ही करना पड़ेगा। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर दिस c वेक्टर। अब क्या आप इसको ट्रायंगल लॉ से करेंगे? ट्रायंगल लॉ में हर चीज तो नहीं बनाई जा सकती। आप इसको सिंपल मैथ्स जैसे हम यूज करते हैं वेक्टर मैथ्स, वेक्टर अलजेब्रा, वैसे करेंगे। a प्लस b दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप और b वेक्टर को आप वैसे ही लिखिए माइनस i कैप प्लस 2k कैप। तो i कंपोनेंट में हमेशा i कंपोनेंट ऐड होगा। दिस इज माइनस i कैप, तो 2 माइनस 1 i कैप। क्योंकि j कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 माइनस 0 लिखिए या 3 लिखिए, डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कोई k कंपोनेंट नहीं है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 इज 1। तो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू यही है, दिस इज c वेक्टर
a प्लस बी इज दिस। बहुत सिंपल है इसे ऐड करना। आप अगर स्लो है थोड़ा सा एडिशन में तो आप ऐसे ऐड कीजिए करें 2i प्लस 3j, यहां लिख दिया b। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जैसे कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, नॉन मेडिकल के भी, जिनको ये समझ नहीं आता इजीली, तो इसको ऐसे लिखिए -i k है तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 प्लस 2k कैप। अब आपने लिखना है a प्लस b, ऐड कीजिए 2 minus 1 is 1 तो 1i कैप, 3 plus 0 is 3j कैप, और यहाँ पे k कैप नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, दिस इज 2k कैप। तो या तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, दिस इज सिंपल। बाकी मैं तो कहता हूँ बहुत इजी है सम करना, क्योंकि i कंपोनेंट j कंपोनेंट k 0 है, यहाँ पे j 0 है, तो आप x कंपोनेंट में x कंपोनेंट ऐड कीजिए, y कंपोनेंट में y, k में z कंपोनेंट में z k, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही करिए जो हमने कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ा है। ये इसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 1 प्लस 9 प्लस 4, दिस इज अंडर रूट 14। सिंपल। ऐसे ही अब आप खुद से a माइनस बी का निकालिए और नीचे दिए आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि a माइनस बी का आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। कैसे करना है उसको भी आप बताइए कि कैसे आपने उसे सॉल्व किया। थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कमेंट में कि आपने कैसे निकाला है और आंसर क्या आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जितना आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। ये जैसे a माइनस बी मैंने a प्लस बी किया, वैसे a माइनस बी कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। जो भी रिजल्ट होगा उसको हम क्रॉस चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगले वीडियो में हम इसी रिजल्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस रिजल्ट को खुद निकालने की कोशिश कीजिए। जो अब डिस्कशन इसके अंदर हम आगे इनिशिएट करेंगे वो है कि कंपोनेंट फॉर्म पता लगने के बाद आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है?